Hello students and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be discussing the fourth chapter of ICT. So let us begin. ICT enriched learning experiences. The application of information and communication technology in the classroom. The application of information and communication in the classroom plays a crucial role in enhancing the learning experience for both students and teachers. कैसे इंटीग्रेटिव लर्निंग टूल्स होते हैं, जैसे वीडियोस, एनिमेशंस, फिर हमारे इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज हो गए हैं, विजुअल्स हो गए हैं, तो वो सब के वजह से एक इंटरैक्टिव हो जाते हैं, बच्चे भी इंटरैक्ट करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनको लगता है क्लासरूम, तो वो अपने आप का पूरा पार्टिसिपेशन क्लास में देते हैं. एक्सेस टू वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है क्योंकि उससे जो आपके इंटरनेट यूज़ होता है उसमें, फिर इंटरनेट की मदद से आप लोग जितने भी डिजिटल लाइब्रेरीज हो या फिर कुछ भी नॉलेज चाहिए, यू कैन ईजिली एक्सेस टू दी नॉलेज. कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, वर्चुअल क्लासरूम में ऑनलाइन डिस्कशंस होते हैं जहाँ पे पीयर कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट वर्क भी करते हैं ऑनलाइन, तो उस तरीके से कोलैबोरेटिव लर्निंग का बहुत उसमें फ़ायदा होता है. फिर है पर्सनलाइज्ड लर्निंग. पर्सनलाइज लर्निंग मतलब उसमें काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आप पर्सनली वहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे खान एकेडमी हो गया, और भी कितने सारे ऑनलाइन आपको क्लासरूम्स मिल जाएंगे जिसमें आप लोग अपने हिसाब से पर्सनलाइज लर्निंग कर सकते हैं. मल्टीमीडिया काफ़ी सारे हैं, जैसे वीडियोज़ हो गया, एनिमेशंस हो गया, ये सब स्टिमुलेट करते हैं बच्चों के क्रिएटिव थिंकिंग को. बच्चे और ज़्यादा ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक से बाहर आके आउट ऑफ द बॉक्स उनका एक माइंडसेट हो जाता है, तो मल्टीमीडिया जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके क्रिटिकल थिंकिंग में कंट्रीब्यूट करता है. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड वर्चुअल एक्सपीरियंस होता है क्योंकि 3D मॉडल्स भी आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन. उसके साथ आप कितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हो, जोग्राफिकल हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ हमारा ऑनलाइन अवेलेबल होता है. इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन हो गया क्योंकि जैसे स्कूल में पहले क्या कुछ एक इन्फॉर्मेशन देते थे, घर आने के बाद आधे बच्चे भूल जाते थे या फिर उनको बहुत कन्फ्यूजन होता था, लेकिन आजकल व्हाट्सएप है, मैसेजिंग ऐप्स हैं अलग अलग, तो एक टीचर के साथ स्टूडेंट का और पेरेंट्स का टीचर्स के साथ एक कम्युनिकेशन गैप जो था वो फिल हो गया है. और एक है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो बच्चे दूर से स्कूल नहीं आ पाते थे वो लोग भी आजकल ऑनलाइन इंडल्ज होते हैं और वो लोग पूरी तरह से क्लासरूम को अटेंड कर पाते हैं और टीचर्स के साथ डिस्कशन कर पाते हैं. फिर है मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, क्योंकि गेमिफिकेशन है, क्योंकि काफ़ी सारे हम लोग ऑनलाइन उनको टेक्स्ट हो या फिर क्विजेज हो, सर्वेज हो, सब कुछ असेसमेंट वगैरह भी ऑनलाइन दे सकते हैं, तो बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं और एंगेज्ड फील करते हैं. एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग एफिशिएंटली क्लासरूम को मैनेज भी कर सकते हैं. आजकल आपने देखा होगा टीचर्स पहले से प्रेजेंटेशंस अपलोड कर देती हैं और नेक्स्ट डे क्लासरूम में बस उसको खोलना है और बच्चों को पढ़ाना है, तो बहुत अच्छे से अपने काम को वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, टीचर्स कैन प्री रिकॉर्ड लेसन, जैसे मैंने अभी बताया, प्री रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों को उसका ईजी एक्सेस होता है. कोई बच्चे एब्सेंट होते हैं तो उसको फिर से हम लोग निकाल के दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एंटायर क्लास अगेन. With ICT, students can engage with course material at any time, offering greater flexibility, जैसे मैंने आपको अभी बताया. इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, जैसे कुछ भी ऑनलाइन, जैसे गूगल फॉर्म हो गया, गूगल फॉर्म में टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, आप लोग जैसे फॉर्म को पूरा फिल करके आप जब उसको एग्ज़ाम ख़त्म करते ही आपके पास जो उसका आंसर है वो भी आ जाता है, प्लस आपके जो मार्क्स हैं वो भी फीडबैक इंस्टेंटली आ जाता है. फिर है ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी. जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं या फिर स्पीकर्स हैं, उनका भी हमारा वर्ल्ड वाइड पूरा सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है. बच्चे उनके वेबिनार्स हो, उनके ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो, सब कुछ फॉलो कर सकते हैं एंड ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी वहाँ से उनको मिलता है. और टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है. अगेन काफ़ी सारे वेबिनार्स एंड काफ़ी सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के फोरम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जहाँ पे बच्चों को तो सिखाया जाता है, उसके साथ टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है थ्रू वेरियस लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम. क्या क्या एडवांटेजेस है जो हमने अभी डिस्कस किया फीचर्स में, एग्जैक्टली वही है कि एंगेजमेंट और इंटरेक्शन बढ़ता है, वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलता है, पर्सनलाइज लर्निंग मिलता है बच्चों को, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन होता है बच्चों का काफ़ी ज़्यादा क्लास में, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आता है क्योंकि ग्रेडिंग, लेसन प्लानिंग सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों का और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनका एक माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो और ज़्यादा फोस्टर होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है. तो यहाँ पे जितने भी सब पॉइंट्स हैं मैंने क्लियरली दे दिया है आपको. एग्जाम्स में मैं ये बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, जब भी आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं याद रखना बुक का वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट
ऑल द टॉपिक्स विच आर देयर इन द बुक। तो आपको अलग से बुक में कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी जैसे नेचर्स ऑफ समथिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग वो पैराग्राफ में दे दिया है, छोटे से पैराग्राफ में। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है, कभी कोई 14, कोई 5, कोई 10 मार्क्स का आता है, तो आपको उसके हिसाब से एलैबोरेट करके लिखना होता है। तो जितने भी सब पॉइंट्स है आपने देखा है, मैंने यहाँ पे दे दिया है। अंदर का जो है वो मैंने अपने तरफ से लिखा है, आप उसको अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हो। अगर टॉपिक क्लियर हो गया, यू कैन फिल इट इन योर ओन वर्ड्स, डज कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपका जो सब टॉपिक्स है मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है, आपको अलग से बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन द क्लासरूम। अब डिसएडवांटेज क्या है कि ओवर रिलायंस हो जाता है, बच्चे ओवरली पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। जैसे उनको कुछ एक क्वेश्चन दे दो तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग व्हाट दे डू इज दे सिंपली टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। डिस्ट्रैक्शन एंड मिसयूज़, बच्चों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उनका माइंड कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उनको आप इंटरनेट प्रोवाइड करोगे कि आप पढ़ाई कर लो, उसमें से कुछ अच्छा सीखो, बट व्हाट हैपन्स ग्रेजुअली डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। वो लोग फेसबुक और अलग अलग जितने भी सोशल मीडिया हैं उसमें ज़्यादा चले जाते हैं, और बाकी सब चीज़ जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वो उसको बहुत कम यूज़ करते हैं। एक्सेस एंड इक्विटी इश्यू, अब सबके पास एक्सेस पॉसिबल नहीं होता है, कितने जगहों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है, तो उस वजह से बच्चे इक्वली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर पाता है तो दूसरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाता है। टीचर ट्रेनिंग एंड कम्पिटेंस, कितने सारे टीचर्स जो होते हैं दे आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन टू यूज़ आईसीटी, वो लोग आईसीटी यूज़ करने के लिए इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, जिस वजह से उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या फिर कुछ लेसन में डिस्टरप्ट हो गया, कुछ एक इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया। इस वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेसन्स के बीच में बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो गया है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम हो गया है बच्चों का। वो लोग ज़्यादातर वही गेम्स और जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि इस वजह से उनका फिजिकल एक्टिविटी पूरा कम हो गया है। उस वजह से ओबेसिटी बढ़ गया है, बच्चों का पोस्चर बहुत ख़राब हो गया है, और हैंड्स ऑन एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो गया है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, हम सबको पता है कि इंटरनेट में प्राइवेसी का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि साइबर बुलिंग होता है, हैकिंग होता है, तो उसके भी काफ़ी सारे बच्चे शिकार होते हैं। ओवर स्टैंडर्डाइजेशन, सम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में इम्पोज एन वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लीडिंग टू अ स्टैंडर्डाइज लर्निंग एक्सपीरियंस दैट मे नॉट cater to the diverse learning needs of all the students. The use of present templates, quizzes and structured online programs might स्टिफल स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही रहती हैं, उससे ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ टॉपिक्स में अवेलेबल नहीं होता है। टीचर्स कुछ कंटेंट उसमें से सिलेक्ट करके बच्चों को दे देते हैं, बच्चों को उतने कंटेंट के अंदर ही सब पढ़ना पड़ता है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर नहीं पाते हैं, बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है, उससे ज़्यादा वो एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब कितने अप्रोचेस है, टोटल 4 अप्रोचेस है। पहला है आईसीटी स्किल डेवलपमेंट अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चों का टेक्निकल प्रोफिशिएंसी जो है आईसीटी के टूल्स को यूज़ करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, उसको हम लोग और कैसे एनहांस कर सकें, बच्चे का किस तरीके से वो इंटरनेट को यूज़ कर सके अपने प्रोफिशिएंसी के लिए। द गोल इज़ टू इक्विप स्टूडेंट विद स्किल्स नीडेड टू नेविगेट, यूज़ एंड अप्लाई टेक्नोलॉजी। किस तरीके से टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली अप्लाई करना है, उस पर हमें फोकस करना है। की फीचर्स क्या है, बेसिक स्किल्स बच्चों को सिखाना, जैसे वर्ड पावर हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू यूज़ आईसीटी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, किस तरह से क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमको इंटरनेट को यूज़ करना है। फ्यूचर टूल्स फॉर फ्यूचर वर्क, जैसे ईमेल हो गया, मैसेजिंग हो गया, गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, इन सब चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है, हम जैसे कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, किसी को कुछ इंपॉर्टेंट भेजना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन, किस तरीके से अप्लाई करना है आईसीटी को अपने डे टू डे टास्क के लिए, इंक्लूडिंग देयर स्टडीज़। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को डिजिटल वर्क प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी के साथ वो इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि आगे जो भी टेक्नोलॉजी इमर्ज होते हैं उसके साथ भी उनका एक एबिलिटी आ जाता है कि उसको भी वो यूज़ कर सकें। एक उनका स्किल डेवलपमेंट होता है, डिजिटल लिटरेसी उनका इम्प्रूव होता है। चैलेंजेस क्या है, लिमिटेड टाइम फॉर इन डेप्थ स्किल डेवलपमेंट ड्यू टू करिकुलम कॉन्स्टेंट। करिकुलम के प्रेशर की वजह से बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते ये सब सीखने के लिए। फिर ओवर एम्फेसिस ऑन टेक्निकल स्किल में नेग्लेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग। ज़्यादा टेक्निकल स्किल पे अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे तो बच्चों का जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो सेक्शन है उनके माइंड में, वो चीज़ नेग्लेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है आईसी पेडागोजी अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है कि टीचिंग एंड लर्निंग के एनहांसमेंट के लिए हम किस तरीके से आईसीटी को यूज़ कर सकते हैं। दिस अप्रोच गोज बियॉन्ड जस्ट टीचिंग आईसीटी स्किल्स एंड इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें क्या होता है कि सिर्फ कैसे आईसीटी यूज़ करना है ये उस पर फोकस नहीं करता है, ये इस पर फोकस करता है कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड मेथडोलॉजीज किस तरीके से हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं पढ़ाई में। इसका की फीचर है इनोवेटिव टीचिंग मेथड यूज़ करना, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, बहुत सारे वीडियोस, ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म हो गए, उस तरीके से इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग, किस तरीके से क्विजेज हो, गेम्स हो, उन सबको इंडल्ज करके, कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट देके बच्चों का पीयर ग्रुप किस तरीके से प्रिपेयर करना है, असेसमेंट ऑनलाइन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है और इंटरेस्टिंग उनको लगता है, ये सब इंक्रीज करता है उनका एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है, एंड सपोर्ट्स डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। लेकिन इसका चैलेंजेस क्या है, टीचर्स को वेल ट्रेन होना ज़रूरी है, उनको यूज़ करना आना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, किस तरीके से इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। और इस वजह से टीचर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस फेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करने के बाद अचानक से आईसीटी बेस्ड अप्रोच पे जाने से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच। इसमें क्या होता है, आईसीटी को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कैसे यूज़ करना है। जैसे ज्योग्राफी में अगर यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करना है, हिस्ट्री में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, इकोनॉमिक्स में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, मैथ्स में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर कैसे हम लोग आईसीटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। करिकुलम ड्रिवन होता है ये, क्योंकि एक पर्टिकुलर करिकुलम को लेके होता है ये। जैसे ज्योग्राफी हो गया तो डिजिटल मैपिंग कैसे करेंगे। फिर कंटेंट एनहांसमेंट, आईसीटी एप्लीकेशन कैन इंक्लूड इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, वर्चुअल लैबोरेटरीज एंड कोडिंग टूल्स, डिजिटल आर्ट प्रोग्राम्स एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर विच अलाइंस विद द सब्जेक्ट्स कंटेंट। सब्जेक्ट के कंटेंट के हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं डिफरेंट वर्चुअल एंड वीडियोज़। रियल वर्ल्ड रेलेवेंस उनको देता है, जैसे हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री से रिलेटेड हमने पिक्चर्स दिखाए, वीडियोज़ दिखाए, तो बच्चे ऑनलाइन ही काफ़ी कुछ चीज़ें विजिट कर लेते हैं, सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारा उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल है, इसलिए सब्जेक्ट का पूरी तरह से नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड में उनको इंडल्ज होने का, एंगेज होने का मौका मिलता है, एंड बेटर विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। चैलेंजेस क्या है, टीचर्स में नीड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। टीचर्स को स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए आईसीटी का यूसेज भी डिफरेंट होता है, और सारे सब्जेक्ट को हम लोग आईसीटी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ड्रिवन अप्रोच। इसमें क्या है कि इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि टीचर किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपने डे टू डे टीचिंग में यूज़ कर रहे हैं टू इम्प्रूव द क्लासरूम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। वो किस तरीके से उसमें लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं कि वो क्लास को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। पहला है की फीचर्स, टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर अपना क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करेगा, लेसन कैसे प्लान करेगा, प्रैक्टिस ड्रिवन अप्रोच उसके बारे में है। एफिशिएंट क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, बच्चे किस तरीके से इंडल्ज रहेंगे उस चीज़ को ध्यान में रख के टीचर अपना जितना भी असेसमेंट है, असाइनमेंट है, ग्रेडिंग सिस्टम, सब कुछ उसके हिसाब से बनाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, टीचर्स जो होता है वो आईसीटी को डिज़ाइन करते हैं लेसन्स के हिसाब से, उसमें किस तरीके से इंटरैक्टिव कंटेंट डालते हैं, क्या क्या उनको डिजिटल टूल्स डालने हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, वो सब उनका एक एप्लीकेशन करने का एक उनका तरीका होता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जैसे फीडबैक ऐप्स हो गए, जैसे मैंने गूगल फॉर्म का एग्जाम्पल दिया था, कैसे तुरंत फीडबैक मिल जाता है, वो भी बच्चे किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे और कहाँ उनको करने में मज़ा आएगा, बच्चों को कैसे मज़ा आएगा और ज़्यादा असेसमेंट देने में, क्योंकि टेस्ट देना किसी को पसंद नहीं है, तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो टीचर का काम है, वो है प्रैक्टिस ड्रिवन अप्रोच। बेनिफिट क्या है, वो टीचर्स का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ाता है क्लास में, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनका होता है जब वो आईसीटी यूज़ करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो हैं एंड इंक्रीजेस टाइम स्पेंट ऑन एक्चुअल टीचिंग। एक्चुअल टीचिंग में जैसे उन लोग अगर ट्रेडिशनल मेथड में अगर वो टीचर्स पढ़ाने लगे तो उनको ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। चैलेंजेस क्या है, टीचर्स कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रॉब्लम ड्यू टू यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एंड देयर मे बी अ नीड ऑफ ऑनगोइंग सपोर्ट। उनको एक सपोर्ट हमेशा ज़रूरत पड़ेगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और कुछ एक नया यूज़ करने के लिए हमेशा कोई उनको चाहिए पड़ेगा जो उनको असिस्ट करता रहे। फिर है समरी कंपैरिजन ऑफ अप्रोच। यहाँ पे मैंने एक समरी दे दिया है जो भी अभी हमने डिस्कस किया, आईसीटी स्किल डेवलपमेंट, आईसीटी पेडागोजी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिस ड्रिवन, इन सबका मैंने फोकस एरिया, की फीचर, बेनिफिट एंड चैलेंजेस एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया है ताकि आपको एक ओवरव्यू के लिए हेल्प हो जाए।
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आईसीटी ब्रिंग्स टू द क्लासरूम। आईसीटी क्लासरूम में क्या लाता है? पहले लाता है शेयर्ड लर्निंग प्रोसेस। कैसे? कोऑपरेटिव एंगेजमेंट होता है जहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, सारे बच्चे भी इंडल्ज रहते हैं, टीचर्स भी रहते हैं और सब इंटरेक्शन चलता है उनके अंदर। फिर एक नॉलेज बिल्डिंग चल रहा होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, ऑनलाइन में ही कितने सारे इंटरेक्शंस हो जाते हैं। फिर डाइवर्स रिसोर्सेज के साथ एक्सेस रहता है एंड पीयर लर्निंग होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन रहता है, बच्चे जो है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड बिल्ड्स अ कल्चर ऑफ कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव नॉलेज क्रिएशन। फिर सेकंड है शेयर्ड लर्निंग स्पेस। एक लर्निंग स्पेस प्रोवाइड करता है, जैसे वर्चुअल क्लासरूम हो गया, हमारा गूगल क्लासरूम हो गया, या फिर हम लोग जैसे कोई ऐप यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस तरीके से क्लाउड बेस्ड टूल्स हो गए, कितने सारे टूल्स सेव होके रहते हैं, प्रोजेक्ट्स करने के लिए हेल्प करता है बच्चों को, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं बच्चे, वहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को को एडिट कर सकते हैं। फिर इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड आजकल क्लास में अवेलेबल होता है। गूगल लर्निंग ग्लोबल लर्निंग नेटवर्किंग होता है, जिसमें क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन होता है, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स होते हैं काफ़ी सारे। इसका क्या बेनिफिट होता है कि एनकरेजेस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द लर्निंग कम्युनिटी। बच्चों को फिर इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करता है लर्निंग करने के लिए एंड एनहांसेस द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डाइवर्स ग्लोबल इंटरेक्शन में हेल्प करता है बच्चों को। फिर है प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसे होता है कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ क्लास में प्रोवाइड किया जाता है, तो बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, कितने सारे अलग ऐप्स यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, डिजिटल वर्क स्पेस उनको मिलता है, ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, कितने सारे फोरम्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हो गए, हम लोग फेसबुक में भी आजकल कितने सारे कम्युनिटीज़ बनाते हैं, उस तरीके से वो लोग शेयर कर सकते हैं। पीयर फीडबैक मिलता है, फीडबैक जो होता है वो आपको हेल्प करता है आपके कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ के लिए, किस तरीके से आप आगे और चेंज कर सकते हैं अपने लर्निंग स्ट्रैटेजी को। कोलैबोरेटिव टूल्स काफ़ी सारे अवेलेबल है, जैसे हमारे काफ़ी सारे ऐप्स हो गए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है वहाँ पे, फिर नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। इससे एक सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट होता है, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिया जनरेशन में एनकरेज करता है एंड सपोर्ट्स अ डाइवर्सिटी इन लर्निंग अप्रोचेस। फिर नेक्स्ट है द मूव टूवर्ड्स ऑटोनोमस लर्निंग। इसमें क्या है कि कैसे बच्चे अपने पेस के हिसाब से पढ़ें। हर बच्चे का लर्निंग स्ट्रैटेजी, उनका लर्निंग का जो कैपेसिटी होता है इट इज़ डिफरेंट, तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पढ़ना इज़ ऑटोनोमस लर्निंग। जैसे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। फिर लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम, क्लासरूम से ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ अगर आपको पढ़ना है। पर्सनलाइज लर्निंग पाथ, यानी जिस भी ऐप को आप यूज़ करते हैं आप अपने हिसाब से, अपने लर्निंग स्पेस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। एक्सेस टू फीडबैक, आपको आपके पढ़ाई का जो भी या फिर असेसमेंट का जो फीडबैक है वो तुरंत मिल जाता है। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंस लर्निंग में हेल्प करता है, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होता है, स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ के सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर पाते हैं। इट एनकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स। फिर है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कैसे मल्टीमीडिया का अप्लाई किया जाता है। रोल इन क्लासरूम क्या, इंटरैक्टिव लर्निंग में हेल्प करता है। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ अकोमोडेशंस होते हैं हमारे, विजुअल होते हैं, ऑडिटरी होता है, काइनेस्थेटिक होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया यूज़ होते हैं। एक्सेसिबिलिटी हमारा रहता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, बच्चों का इनकरेजमेंट, बच्चों का इंगेजमेंट, और ज़्यादा विजुअल्स देने से बच्चों का और ज़्यादा सिमुलेशन होना, उस तरीके से उनके सेल्फ बेस्ड लर्निंग के लिए भी हेल्प करना। तो इस तरीके से मल्टीमीडिया जो है वो क्लासरूम में हेल्प करता है। काफ़ी सारे टाइप्स के मल्टीमीडिया क्लासरूम में यूज़ होते हैं। जैसे एक है टॉकिंग बुक्स एंड स्पीच सिंथेसिस, जहाँ पे डिजिटल बुक्स अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। उनका क्या होता है कि वो हम लोग इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द बुक हम लोग डायरेक्ट ऐप से पढ़ भी सकते हैं, और दूसरा वहाँ से हम लोग सुन भी सकते हैं, हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो स्पीच रहता है उसमें ऑलरेडी, वो पढ़ भी सकते हैं। क्लासरूम में क्या रोल है, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट को स्पीच में वो कन्वर्ट कर देता है, तो वो इजी रहता है। इंटरैक्टिव लर्निंग होता है क्लास में, लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं अलग अलग। एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पे कुछ जो कि इंटरनेट पे हमारे अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स हो, ई बुक्स हो, वो सब यूज़ होते हैं। किंडल जैसे एक है एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन है, किंडल हम लोग यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होता है। फिर उनका जो बच्चे डिसेबिलिटी में होते हैं वो लोग सुन के स्टोरी पढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वो बच्चों को हेल्प करता है पढ़ने में।
फिर सीडी रोम स्टोरी बुक्स है जिसमें सीडीज़ में स्टोरीज़ हो गए, गेम्स हो गए, काफ़ी सारे स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंसेस हो गए, एनिमेशंस हो गए, साउंड्स हो गए, ये सब अवेलेबल होता है जो कि हम क्लास में मोटिवेशन के लिए बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, उनको प्ले के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्पिटिशन में जैसे साउंड हो, टेक्स्ट हो, विजुअल हो, ये सब दिखा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है मैजिक स्कूल बस एक होता है ऐप जो कि यूज़ किया जा सकता है, क्लिफर्ड द रेड डॉग ये वाला यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे स्टोरी बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन जो कि हम लोग बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में वोकेबलरी में यूज़ कर सकते हैं। फिर है हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जैसे कुछ एक आप पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं। अब सारे कंटेंट्स तो बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, कुछ बच्चों को कुछ कंटेंट यूज़फुल लगते हैं अपने लिए या फिर इंपॉर्टेंट लगते हैं या फिर उनको इंटरेस्टिंग लगता है, तो डायरेक्ट उस कंटेंट पे जंप कर सकते हैं और उस कंटेंट को सीख सकते हैं या फिर उनको वो देख सकते हैं। तो दैट इज़ हाइपर मीडिया। नॉन लीनियर लर्निंग मतलब आपको लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो कंटेंट पसंद है आप उसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीमीडिया टाइप्स, मल्टीमीडिया रहते हैं, वीडियोस, पिक्चर्स, साउंड, सब कुछ रहता है, जो भी कंटेंट आप उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। इंटरैक्टिव एक्सप्लोरेशन, इंटरेक्शन होते हैं क्योंकि क्विजेज होते हैं, वीडियोस होते हैं, एवरीथिंग इज सेम। स्टार्टिंग से अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, नेचर हो, जो भी हमने देखा है, आईसीटी का मेन मोटिव है किस तरीके से बच्चों को एंगेज रखना है, कैसे वीडियोस दिखाने हैं, कैसे एक प्ले वे मेथड यूज़ करना है क्लास में पढ़ाने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे विकीपीडिया हो गया, ई बुक्स हो गए। इसके बेनिफिट्स क्या है? फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड एक्सप्लोरेशन, पर्सनलाइज लर्निंग में हेल्प करता है, जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी कंटेंट यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए जो आपके इंटरेस्ट का हो। अब बेनिफिट्स क्या है मल्टीमीडिया के? अगेन द सेम, एनहांसेस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, सपोर्ट करता है डाइवर्स लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है, सेल्फ पेस्ड अपने हिसाब से लर्न करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्सेसिबिलिटी रहता है, आपको जितना जो भी ढूंढना है, जितना एक्सप्लोर करना है आप कर सकते हैं। एक्टिव लर्निंग में क्योंकि गेम्स हैं, क्विजेज हैं, कितने सारे एक्टिविटीज़ उसमें रहते हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। कोलैबोरेशन में हेल्प करता है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया, डॉक्यूमेंट शेयर करना हो गया, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन हो गया। इमीडिएट फीडबैक आपको प्रोवाइड करता है, जैसे आप कुछ भी गेम खेलते हैं इंस्टेंट फीडबैक मिलता है आपको, जिससे कि बच्चे अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है, जो लैंग्वेज बैरियर होता है उसको ब्रिज करता है, जैसे मल्टीमीडिया विद इट्स विजुअल एंड ऑडिटरी एलिमेंट्स हेल्प ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स, मेकिंग लर्निंग मोर इंक्लूसिव। प्रमोट्स क्रिएटिविटी, ऑफकोर्स क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा फोस्टर करता है क्योंकि खुद बच्चे अपना क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशंस हो, वीडियोस हो, प्रोजेक्ट्स हो, उससे उनका क्रिएटिविटी और इम्प्रूव होता है और मोटिवेटेड फील करते हैं क्योंकि उनको पार्टिसिपेट करने में और मज़ा आता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं? पहला है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। जितने भी इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक्स हो, लेक्चर्स हो, वर्कशीट्स हो, वो सब अवेलेबल होता है इंटरनेट में, तो उसको एज अ रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रिसर्च पेपर्स भी होते हैं, ई बुक्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इन सबको यूज़ किया जा सकता है। ई लर्निंग ऑन एंड ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज आजकल अवेलेबल है काफ़ी सारे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ईडेक्स हो गया, खान एकेडमी हो गया, ये सब एक्सेस होते हैं, फ्री होते हैं, कुछ पेड प्रमोशंस होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं क्लास में। वर्चुअल क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं। आजकल डिस्टेंस एजुकेशन भी आप सबने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं, कैसे गूगल मीट से हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम से हो गया, वेबिनार से हो गया, जूम से हो गया। कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया, ज़रूरी नहीं आप लोगों को एक ही स्टेट में, एक ही सिटी में रहना। कोलैबोरेटिव लर्निंग आप कहीं पे भी हो, आप दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके लर्न कर सकते हैं, कोलैबोरेट हो सकते हैं थ्रू मल्टीमीडिया। फिर रिसर्च एंड नॉलेज शेयर कर सकते हैं आप। वेबसाइट्स लाइक गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट हेल्प स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स एक्सेस एकेडमिक पेपर्स और जर्नल्स जितने भी होते हैं रिसर्चर्स के, वो सब यूज़ कर सकते हैं आप लोग। कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकते हैं, मिलके अपने ग्रुप बना के आप वो सब शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने पब्लिशिंग या फिर फाइंडिंग्स जो भी है वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग होता है, ऑफकोर्स हमारा जो इंटरनेट होता है वो एक इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए होता है, उसमें गेम्स होते हैं, उसमें ऐप्स होते हैं, क्विजेज होते हैं, कितने सारे अलग अलग ऐप्स होते हैं जो कि गेमिफाइड होते हैं। देन सोशल लर्निंग एंड नेटवर्किंग होता है, जैसे हमने फेसबुक ले लिया एक प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन ले लिया, ट्विटर ले लिया, इन सब में भी काफ़ी सारे वेब पेजेस होते हैं जो कि नेटवर्किंग में हेल्प करता है पीयर का, और लर्निंग मटेरियल शेयर करते हैं वो लोग। पर्सनलाइज लर्निंग भी होता है जिसमें आपको जो सीखना है आप वही ऐप निकाल सकते हो, जैसे आपको अगर कुकिंग का शौक है उसके ऐप्स अवेलेबल हैं, आपको रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो स्टोरी बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आपके पर्सनलाइज लर्निंग के लिए भी इंटरनेट में काफ़ी कुछ अवेलेबल है।
फिर हमारा एक्सेस टू ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटीज़ है। मतलब क्या है इसका कि जैसे आप म्यूज़ियम जा नहीं सकते, आप कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में जा नहीं सकते, तो आप विजुअली उसको वर्चुअल टूर ले सकते हो, आप देख के ही उधर घूम सकते हो। हिस्टोरिकल साइट्स हो गए, लैंडमार्क्स हो गया, म्यूज़ियम्स हो गया, आप आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको आराम से देख के ही काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड फीडबैक्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। डिजिटल टूल्स फॉर टीचर डेवलपमेंट, टीचर के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है, जहाँ पे टीचर खुद को ट्रेन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेनिंग, आप इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे वेबिनार्स, कितने सारे शेयर करते हैं, अपने रिसोर्सेज होते हैं, एक्सचेंज आइडियाज़ एंड दे कोलैबोरेट फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। रिसोर्स शेयरिंग एंड कोलैबोरेशंस, जैसे हमारे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, आई क्लाउड हो गया, ये सब स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो स्टोर कर सके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। इस तरीके से वो उसको फर्दर फ्यूचर में भी अगर हेल्प यूज़ करना चाहें तो उसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। Next is project-based learning. Now, what is project-based learning? It is an educational approach where students engage in deep, extended exploration of complex topic, usually over a period of time by working on a real-world project. In PBL, students are tasked with solving a problem or completing a project that requires critical thinking, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी। तो पीबीएल में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, जहाँ पे वो अपना कोलैबोरेटिवली बैठ के क्रिएटिविटी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग करें और उस प्रोजेक्ट को पूरा करें। इसका फीचर क्या है, रियल वर्ल्ड रेलेवेंस होता है। वो जो प्रोजेक्ट होता है किसी एक रियल सिचुएशन को लेके हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यू आर गिवन अ टास्क ऑफ विजिटिंग लोकल कोई भी एक एरिया टू लुक आफ्टर द राशन कार्ड्स विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। क्या सच में दिया जाता है, क्या सच में उनको राशन टाइम पे मिलते हैं? तो उससे क्या, आप जो खाली बुक्स में पढ़ते हो कि हाँ पॉवर्टी रिडन होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको मिड डे मील मिलता है, बड़ों को राशन कार्ड्स मिलता है, इज़ इट रियली वर्किंग, इज़ द प्रोसेस रियली वर्किंग? कैसे पता चलेगा? जब बच्चे रियल वर्ल्ड रेलेवेंस करेंगे, वहाँ जाके उसका पता करेंगे। दैट इज़ वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जाके विजिट करें और वहाँ पे जाके सब एक सर्वे करें, तो उससे क्या है, बच्चों को एक नॉलेज मिल जाएगा कि हाउ डज दिस वर्क। एक्टिव लर्निंग होता है, क्योंकि बच्चे खुद पार्टिसिपेट करते हैं, खुद जाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, तो एक एक्टिव लर्निंग होता है। उनका क्यूरियोसिटी जो होता है वो उनको अच्छी तरीके से उसको पूरा कर पाते हैं वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन करके। कोलैबोरेटिव मतलब मिलके करते हैं, कम्युनिकेशन रहता है, एक टीम वर्क रहता है, उसमें टीम वर्क के साथ वो काम वो पूरा करते हैं, वो प्रोजेक्ट वो पूरा करते हैं। फिर उसमें एक स्टूडेंट अटोनमी होती है, मतलब जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होता है बच्चों का, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आर गिवन अ सर्टन डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर हाउ दे अप्रोच द प्रोजेक्ट, क्योंकि उनका फ्रीडम होता है कि उनको किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। फिर इंक्वायरी बेस्ड, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं, लोगों से बात करेंगे, सर्वे करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग होता है, प्रोजेक्ट ऑफन रिक्वायर स्टूडेंट टू इंटीग्रेट नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। उस तरीके से जब वो रिफ्लेक्शन डालते हैं उसमें, उनका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम करता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता है क्रिटिकल थिंकिंग, डीप लर्निंग होता है उनका, फिर डेवलपमेंट होता है उनका 21st सेंचुरी स्किल्स जो बोलते हैं, उनका क्रिएटिविटी हो, कम्युनिकेशन हो, मैनेजमेंट हो, सब बहुत क्रिएटिविटी उनके अंदर बढ़ जाती है। एंगेजमेंट रहता है बच्चों का, रियल वर्ल्ड में वो लोग काम करते हैं, कोलैबोरेटिव के साथ, कोलैबोरेशन के साथ कोलैबोरेटिव होके इम्प्रूव करता है रिसर्च एंड इंक्वायरी स्किल उनका, एंड पर्सनलाइज लर्निंग उनको मिलती है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, कि आप अपने बेसिक जो आपके लेसन हो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आप इसी तरह से फील्ड ट्रिप करते रहेंगे या फिर प्रोजेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। रिसोर्स इंटेंसिव, सम प्रोजेक्ट्स में रिक्वायर मटीरियल, टेक्नोलॉजी और एक्सटर्नल एक्सपर्टीज़ विच कुड बी अ चैलेंज इन स्कूल विथ लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर रिसोर्सेज बहुत कम है, उतना कुछ आप कर नहीं सकते स्कूल में जितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो उस वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है। असेसमेंट में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि असेसिंग द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व सब्जेक्टिव एलिमेंट्स लाइक क्रिएटिविटी और ग्रुप वर्क, मेकिंग इट हार्डर टू ग्रेड कंसिस्टेंटली। सब लोग अपना अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं, सबका आउटकम अलग होता है, सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है, तो उसको असेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है टीचर को। टीचर ट्रेनिंग, टीचर को एक एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि वो पीबीएल को मैनेज कर सकें। देन ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप वर्क कैन लीड टू इशू विद अनइक्वल पार्टिसिपेशन। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इस वजह से एक असेसमेंट में टीचर्स को बहुत डिफ़िकल्टी होगी कि किसने ज़्यादा उस पर ग्रुप में जो है ज़्यादा अपना लीड लिया, किसने नहीं लिया, किसने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया, कौन ज़्यादा पोटेंशियल है, कौन नहीं है, वो चीज़ नहीं पता चलती।
देन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पहला है चैलेंज बेस्ड, जिसमें एक चैलेंज रहता है. द टाइप ऑफ पीबीएल फोकस ऑन सॉल्विंग अ स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड चैलेंज. Students are given a critical or central challenge to address and they must find creative and effective solution. इसके फीचर्स क्या है? रियल वर्ल्ड इशू चैलेंज दिया जाता है. स्टूडेंट वर्क टू आइडेंटिफाई, वो लोग कॉज क्या है उसका, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन, इस टाइप का कुछ एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें उनको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है और सोल्यूशन निकालना पड़ता है. एग्जाम्पल क्या है? अ क्लास माइट बी टास्क्ड विद डिजाइनिंग अ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू रिड्यूस वेस्ट इन देयर स्कूल और लोकल कम्युनिटी यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट. इसमें क्या, बच्चों को एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. एक उनको चैलेंज दिया जाता है, उसका सोल्यूशन निकालना है. फिर है प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट, जिसमें उनको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसे कि डिज़ाइनिंग मोर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम. ऑलरेडी इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया जा रहा है लेकिन उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए इरिगेशन सिस्टम आप कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें फिजिक्स इंजीनियरिंग लगा के, कुछ भी एक वैसा नॉलेज लगा के आप किस तरीके से उसको अपडेट कर सकते हैं. दैट इज़ प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट. देन वी हैव द प्लेस बेस्ड प्रोजेक्ट, जो भी पर्टिकुलर प्लेस को लेके होता है, आपकी लोकल कम्युनिटी हो, एनवायरनमेंट हो या कल्चरल सेटिंग हो, उसको लेके होता है. दैट इज प्लेस बेस्ड प्रोजेक्ट. एग्जाम्पल है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट माइट स्टडी द हिस्ट्री एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल लैंडमार्क एंड देन क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट. ऐसा बोला जा सकता है, जैसे आप उड़ीसा में रहते हैं तो उड़ीसा के किसी एक पर्टिकुलर सिटी का आपने बोल दिया, इस सिटी में कौन से टेम्पल्स हैं, उसका हिस्ट्री निकालो. तो एक प्लेस को लेके जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, दैट इज प्लेस बेस्ड प्रोजेक्ट. देन एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, जैसे स्टूडेंट माइट एंगेज इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक्टिविटी वो खुद परफॉर्म करते हैं. एक मॉडल बनाओ जैसे वॉल्केनो का, कुछ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाओ सच एज बिल्डिंग ब्रिजेस विद मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉज एंड टेप. कुछ एक बिल्ड करते हैं, कुछ एक वो बनाते हैं, तो उसको दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट. फिर है स्टेप्स टू डिज़ाइन पीबीएल. एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बनाने का तरीका क्या है? पहला है स्टार्ट विद एन एसेंशियल क्वेश्चन. क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन करना है कि आप चाहते क्या हो, किस टाइप का प्रोजेक्ट हो, बच्चों का किस टाइप का क्यूरियोसिटी बढ़े या फिर थिंकिंग बढ़े या फिर एक्सप्लोरेशन बढ़े, कोलैबोरेशन बढ़े, या रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देना है, क्या देना है. दैट क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर. डिज़ाइन अ प्लान फॉर द प्रोजेक्ट. उसके बाद उस प्रोजेक्ट का एक प्लान बनाना है कि किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट बनाना है, क्या मेथड यूज़ करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिसोर्सेज है, क्या टास्क है. तो इसका एग्जाम्पल दिया गया, जैसे अ कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट माइट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स रिसर्चिंग लोकल एनवायरनमेंट इशू, क्रिएटिंग अ प्रपोजल फॉर अ लोकल गवर्नमेंट एंड प्रेजेंटिंग इट टू द कम्युनिटी लीडर. उस टाइप के प्रोजेक्ट हैं. तो एक लर्निंग आउटकम उसका क्या होगा, प्रोजेक्ट का फॉर्मेट क्या होगा, रिसोर्सेज क्या यूज़ होंगे, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है वाइल डिज़ाइनिंग अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. फिर है क्रिएट अ स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, एक वेल स्ट्रक्चर्ड विच हेल्प्स टू कीप द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड, इंश्योर्स टास्क आर कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि टाइम पे कंप्लीट हो. इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं देना है कि बच्चों का सारा टाइम उसमें वेस्ट हो. एक टाइम बेस्ड देना ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चों का एक पर्टिकुलर, जैसे उनको एक वीक दिया गया या 2 वीक्स दिया, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करें और एलोकेट करें अपना प्रोजेक्ट, अपना प्लानिंग, ताकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे ख़त्म हो. देन मॉनिटर स्टूडेंट्स एंड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस. टाइमली टीचर्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ वेस्ट ना हो या फिर कुछ एक ऐसा स्टेप वो ना ले प्रोजेक्ट में जो कि अननेसेसरी है. किस तरीके से अननेसेसरी स्टेप्स को स्किप किया जाए और किस तरीके से प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म करा जाए, इसके लिए टीचर्स का रेगुलर मॉनिटर करना एंड प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस देखना बहुत ज़रूरी है. फिर है एसेस द आउटकम. जो आउटकम है, जो फाइनल प्रोडक्ट या सोल्यूशन है स्टूडेंट्स का, उसको एसेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि टीचर्स जो हैं समझ पाएँ कि उसमें क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उन्होंने नहीं किया, क्या और क्लियरिटी चाहिए प्रेजेंटेशन में. उसके लिए वो लोग रूब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं. रूब्रिक्स मतलब क्राइटेरिया, कि क्रिएटिविटी कितना यूज़ किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया या नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा था, प्रेजेंटेशन कैसा था, इवैल्यूएट लर्निंग आउटकम, उनका आउटकम कैसा था लर्निंग का. तो ये सब इस तरीके से बच्चों का जो आउटकम निकला है प्रोजेक्ट से, उसको एसेस करना बहुत ज़रूरी है. evaluate the experiences after completing the project, reflect on both the process and the outcome to improve future project. किस तरीके से उन्होंने क्या क्या गलती की है, उस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जो प्रोजेक्ट करें वो फ्यूचर में उसमें वैसा कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और अच्छे इम्प्रूव्ड वे में वो कर पाएँ. जैसे कंडक्ट ग्रुप रिफ्लेक्शन देना ज़रूरी है, कि तुम्हारे ग्रुप में ये कमी रही, आपके प्रोजेक्ट में ये कमी रही, उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना, जितना फीडबैक है उसको गैदर करना, किस तरीके से और इफेक्टिवली वो कर सकते हैं. टीचर अपना रिफ्लेक्शन उनको दे, ताकि बच्चे अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीके से कर सकें. टीचर का रोल क्या है पीबीएल में? फैसिलिटेट करना उनको,
लर्निंग एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करना, किस तरीके से एंगेज रहना है, टीचर का ये काम है कि वो एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट उनको प्रोवाइड करे ताकि बच्चे उसके साथ इंटरेस्टिंगली काम करें। गाइड करना बहुत ज़रूरी है टीचर का, फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये सारे रोल है टीचर्स का इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। उनको मेंटर बनना है, मोटिवेटर बनना है। कुछ बच्चे मोटिवेट नहीं हो रहे तो उनको किस तरीके से मोटिवेट करना है, उनका लर्निंग कैपेसिटी क्या है, कोलैबोरेशन कैसे प्रोवाइड करना है, रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करना है, ये सारा है टीचर का ड्यूटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट का रोल क्या है। उनको वो एक एक्टिव लर्नर है, उनको लर्न करना है, एंगेज होना है प्रोजेक्ट में। फिर कोलैबोरेटर है, वो मिलके काम करते हैं प्रोजेक्ट वर्क में, वो लोग टीम वर्क करते हैं। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, क्रिटिकल थिंकिंग करके कैसे अपने प्रोजेक्ट को और बेटर बनाना है, और जो प्रॉब्लम दिया उसका कैसे सोल्यूशन निकालना है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, उधर आपको खुद ही अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको सेल्फ डायरेक्टेड रहना है। आपको कोई डायरेक्ट नहीं करेगा, कोई असिस्ट नहीं करेगा, टीचर आपको फैसिलिटेट करेंगी, बट यू हैव टू बी सेल्फ डायरेक्टेड। कम्युनिकेटर, क्योंकि आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपका फाइंडिंग्स, आइडिया सब कुछ आपको खुद कम्युनिकेट करना है अपने ग्रुप को, प्लस जहाँ ज़रूरत पड़े अपने टीचर को। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, स्टूडेंट्स रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग प्रोसेस, एनालाइजिंग व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड। दे एसेस देयर ओन प्रोग्रेस, आपको अपना खुद प्रोग्रेस देखना है, पीयर का कितना कंट्रीब्यूशन है, प्रोजेक्ट का आउटकम क्या है, उसको लेके खुद रिफ्लेक्ट करना है और अपने प्रोजेक्ट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। एंड डिसीजन मेकर, क्योंकि प्रोजेक्ट आपको दिया गया है तो डिसीजन भी बच्चों का ही होता है। एडवांटेजेस क्या है इसके कि ये डीप लर्निंग में बच्चों का हेल्प करता है, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, क्योंकि ग्रुप में काम करते हैं। स्टूडेंट जो होता है वो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को देखते हैं। स्टूडेंट का एंगेजमेंट होता है, मोटिवेशन होता है, एंड सेल्फ डायरेक्टेड भी होते हैं वो लोग। डिसएडवांटेजेस में आ गया हमारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क है तो ऑफकोर्स उसमें टाइम लगेगा। रिक्वायर्स हाई टीचर इन्वेस्टमेंट, टीचर का बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए पड़ता है गाइडेंस, फीडबैक एंड सपोर्ट के लिए। चैलेंजेस विद असेसमेंट, असेसमेंट में चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि किस बच्चे ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया ग्रुप में वो पता नहीं चलता है। अनइवन ग्रुप कंट्रीब्यूशन हो जाता है कभी कभी, किसी में कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट या बहुत मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर सम स्टूडेंट्स अंडर ट्रेडिशनल मेथड में स्ट्रगल विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑटोनॉमी इन पीबीएल। जो लोग ट्रेडिशनल मेथड में इतने इंडल्ज्ड हैं वो लोग थोड़े हायर लेवल में जाने से उनको प्रॉब्लम होती है। रिसोर्स इंटेंसिव, ऑफकोर्स रिसोर्स का रहना नहीं होना, कितना है कितना नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, और ज़रूरी नहीं है वो सारे कंटेंट को कवर कर सकें। फिर है कोलैबोरेटिव लर्निंग। इट इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स, जहाँ ग्रुप में काम करते हैं, दैट इज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में, पीयर लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका फीचर क्या होता है, ये ग्रुप वर्क होता है। इंटरडिपेंडेंस, मतलब ग्रुप में अगर 5 जन है तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, अपने अपने गोल्स शेयर करते हैं, सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और जो भी वो कोलैबोरेटिवली काम करते हैं उसमें एक रिफ्लेक्शन भी उनको मिलता है, एक फीडबैक मिलता है। बेनिफिट क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करता है, मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, डीप लर्निंग होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड सोल्यूशन प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हो जाते हैं। पीयर लर्निंग होता है क्योंकि आपस में बैठ के काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसा आता है, क्योंकि सबको एक एक रोल दिया जाता है ग्रुप में, तो वो अपने काम के लिए, अपने टास्क के लिए अकाउंटेबल होते हैं। टाइप्स होते हैं हमारा थिंक पेयर शेयर, जहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली अबाउट अ क्वेश्चन, उसके बाद पार्टनर्स में डिस्कस करते हैं। जिग्सॉ हो गया, जिसमें ईच ग्रुप मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड टीचिंग अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ टॉपिक। एक टॉपिक दिया गया, उसको बाइफिकेट या फिर सेग्रीगेट कर दिया गया, हर बच्चे को एक एक टॉपिक दिया गया, मतलब एक ही टॉपिक का जैसे 5 पीसेस किया, हर ग्रुप के बच्चों को एक एक पीस दिया गया, वो आधा आधा सारा चैप्टर कवर करने के लिए एक एक टॉपिक पकड़ के डिस्कस करेंगे या फिर क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे। ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक टास्क दिया है वो लोग ग्रुप में सॉल्व करेंगे। पीयर टीचिंग, जहाँ पे स्टूडेंट टेक्स टर्न टीचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट। एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, जहाँ पे प्रेजेंटेशन आ जाता है, रिपोर्ट्स वगैरह आ जाता है। चैलेंजेस क्या होता है, अनइक्वल पार्टिसिपेशन हो जाता है, सबका पार्टिसिपेशन सेम नहीं रहता, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी, टाइम मैनेज नहीं हो पा जाता, एंड डिपेंडेंस ऑन ग्रुप डायनामिक्स। इफ ग्रुप मेंबर्स aren't compatible or if someone doesn't pull their weight, it can hinder the learning process and the quality of the outcome. अगर किसी एक बच्चे का भी प्रॉब्लम हुआ तो ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए, एस्टैब्लिश ग्रुप गोल्स, एक क्लियर ग्रुप गोल ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मीडियम साइज़ का ग्रुप होना चाहिए जिसमें 4 से 6 मेंबर्स होने चाहिए। एस्टैब्लिश फ्लेक्सिबल ग्रुप नॉर्म्स,
डिफाइन गाइडलाइंस, पहले से गाइडलाइन क्लियर कर देना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन ऐसे करेंगे, रिस्पेक्ट होना चाहिए, कोलैबोरेशन कैसे होगा, कैसे एडजस्ट करना है ग्रुप डायनेमिक्स को, एवरीथिंग शुड बी फ्लेक्सिबल एंड पहले से सब कुछ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है ताकि ओपन कम्युनिकेशन हो। ओपन कम्युनिकेशन जितना होगा उतना ट्रस्ट होगा, उतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होगा। क्रिएट डिफरेंट रोल्स फॉर लार्ज टास्क, बड़े बड़े टास्क को तोड़ के छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्टर अ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, कंडक्ट करना है हमको असेसमेंट के लिए एक प्री टेस्ट और एक पोस्ट टेस्ट, ताकि इवेल्युएट कर सके व्हाट दे हैव लर्न थ्रू दी कोलैबोरेशन। कंसिडर द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ असेसमेंट। जो लर्निंग वो लोग जो सीखते हैं उस प्रोजेक्ट से, उनको समझना है कि यही उनका एक पार्ट ऑफ असेसमेंट है, क्योंकि ये उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ग्रुप को रिड्यूस करना एंजाइटी से कैसे, क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट जहाँ स्टूडेंट कैन डिस्कस चैलेंजेस एंड आस्क क्वेश्चंस विदाउट फियर। फियर ही नहीं रहेगा तो उनके अंदर एंजाइटी नहीं रहेगा। बट इफ़ दे आर वेरी मच इन फियर कि हम कैसे डिस्कस करें, टीचर से कैसे डिस्कस करें या फिर ग्रुप में कैसे डिस्कस करें, तो उनके अंदर एंजाइटी रहेगी। तो वो नहीं होना ज़रूरी है। एस्टैब्लिश ग्रुप इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, एंगेजमेंट ज़रूरी है, कोऑपरेशन ज़रूरी है, ताकि बेटर लर्निंग आउटकम आ सके। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग इन एजुकेशन। ब्लॉगिंग हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर टूल इन एजुकेशन। सबको पता है आजकल हर कोई ब्लॉग बनाने लगा है। स्टूडेंट को अलाउ करना एंड टीचर्स टू शेयर आइडियाज़, एक्सप्रेस क्रिएटिवली एंड एंगेज विद कंटेंट इन अ डायनामिक एंड accessible way. Whether used for personal reflection, academic learning, or collaborative projects, blogs offer a platform for students to develop valuable skills. उनके अंदर स्किल्स डेवलप करता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन आउटलाइन जर्नल। जैसे हम लोग जर्नल डायरीज़ में पहले मेंटेन करते थे, आजकल उसको ब्लॉग्स में मेंटेन करते हैं। ब्लॉगिंग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, किसी एक सब्जेक्ट को लेके या किसी एक एक्टिविटी को लेके, दैट इज़ ब्लॉगिंग। बेनिफिट्स क्या है एजुकेशन में? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में एनकरेज करता है, बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे उन्होंने एक टॉपिक लिया है इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिक्स के ऊपर ही जब ब्लॉगिंग करने लगते हैं तो वो पॉलिटिक्स के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उस आर्टिकल के मदद से धीरे धीरे उनके अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, और इन्फॉर्मेशन जब वो दूसरों को देने लगते हैं उससे वो खुद को भी बहुत नॉलेजेबल बना लेते हैं। एनहांस राइटिंग स्किल्स, उनका राइटिंग स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हो जाता है। अच्छे अच्छे वोकैबुलरी, डिक्शंस उनके बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लगते हैं। डिजिटल लिटरेसी उनको आ जाती है, किस तरीके से डिजिटलाइज करना है, किस तरीके से उनको पोस्ट को फॉर्मेट करना है, इमेजेस एंड लिंक्स कैसे उनको डालना है, हाइपर लिंक कैसे डालना है, वो सब उनको बहुत समझ आ जाते हैं, तब वो धीरे धीरे खुद करने लगते हैं ब्लॉगिंग। कोलैबोरेशन में हेल्प करता है, कभी कभी कोई कोई कोलैबोरेट करके भी ब्लॉग्स बनाते हैं, ग्रुप में बनाते हैं, तो दैट इज़ अ ग्रुप वर्क। तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कैन क्रिएट अ ब्लॉग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट पोस्ट। जैसे कभी कभी क्या होता है, 4 जन मिलकर अगर ब्लॉगिंग करते हैं, एक जन कैमरा का काम करता है, एक जन क्वेश्चनर बनाता है, एक जन उसमें पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है वो प्लानिंग करता है, तो उस तरीके से वो लोग कोलैबोरेट करके भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बच्चों के क्रिएटिव एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, किस तरीके से बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, राइटिंग में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ बना के, तो उससे उनका एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है जहाँ पे वो अपने एक्सप्रेशंस को और क्रिएटिवली लोगों को दिखा सकें। एनकरेज करता है ग्लोबल लर्निंग एंड नेटवर्किंग में। ग्लोबल नेट, जैसे वो ब्लॉग्स बनाते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड पहुँच जाता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में सीमित रहता है। इट इज़ सीन बाय एवरीबडी एंड एनीबडी, सो इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्किंग। तो ग्लोबली वो लोग लर्न भी करते हैं, नेटवर्किंग भी उनका होता है। सपोर्ट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। दे मे कंटिन्यू राइटिंग और रीडिंग ब्लॉग्स लॉन्ग आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन ख़त्म करके भी वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ब्लॉगिंग इज़ ओनली अबाउट मेकिंग वीडियोज़ एंड कुछ वैसा, बट आप दूसरों के ब्लॉग्स को भी पढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और जो कि उनके अंदर एक मोटिवेशन लाता है, खुद किस रीडिंग उनका बढ़ाता है, रीडिंग का जो स्किल होता है उसको इम्प्रूव करता है। And a student who starts a personal blog about environmental sustainability might continue to contribute to it as they learn more and evolve their understanding over time. किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब ब्लॉगिंग करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो खुद में भी वो चीज़ इंप्रूव लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।